स्वागत है आप सभी का आर्य आयुर्वेद में, जहां पर आपको मिलती है आयुर्वेद की शुद्ध शास्त्रोक्त जानकारी। आशा करते हैं कि आपको जो ऋषियों का ये ज्ञान है, शास्त्रों का जो ज्ञान है, आप सभी को पसंद आ रहा होगा और उम्मीद करते हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने परिचितों में शेयर करें, ताकि आयुर्वेद का जो असली ज्ञान है, जो शास्त्रोक्त ज्ञान है, जो ऋषियों का ज्ञान है, वो हम हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करें। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पेज नंबर 437 पे पढ़ेंगे जी। अभी तक हमने पढ़ा है बुखार के बारे में, बुखार की अलग अलग अवस्थाओं के बारे में, जैसे कि नवजवर। नवजवर कौन सा होता है? जब बुखार 6 महीने में, साल में, 1.5 साल में, 2 साल में कभी कभार आता है, उसको बोलते हैं जी नवजवर। और दूसरी अवस्था है विषम जवर। जब बुखार हमारा अमाशय से निकलकर धातुओं में चला जाता है तो उसको बोलते हैं विषम जवर। और तीसरा है जीर्ण जवर जी, यानी कि जो बुखार के सिम्टम हैं, बुखार की संपूर्ण और विधिवत चिकित्सा ना होने से जो बुखार हैं वो लंबे समय तक या लंबी बीमारियों के रूप में या जीवन के अंतिम दिन तक चलने वाली बीमारियों के रूप में धातुओं में सूक्ष्म रूप से धातुओं में और शरीर में स्थित रहता है, उसको बोलते हैं जीर्ण जवर। तो नवजवर के बारे में हम पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ रहे हैं ऐसे लक्षणों को, अगर शरीर में वो लंबे समय तक स्थित है तो वो जीर्ण अवस्था में है जी। इसके बाद पढ़ेंगे हम विषम जवर के बारे में। तो जीर्ण जवर के बारे में हमने पढ़ा कि वातज जीर्ण जवर के लक्षण क्या रहेंगे, पित्तज जीर्ण जवर के लक्षण क्या रहेंगे। आज पढ़ेंगे जी कफज जीर्ण जवर के लक्षण क्या रहेंगे। अमित जी एक बार इसको दोबारा से रिपीट कर दो, पढ़ दो जी। विशेष रूप से दिखाई देते हैं। भोजन के प्रति अरुचि, शरीर में जड़ता, रसवाही तथा श्वेतवाही स्रोतों में रुकावट, ज्वर के वेग का मंद पड़ जाना, मुख से लार का निकलना, मुख के स्वाद का मीठा, हृदय प्रदेश में कफ की अधिकता तथा कफ से दीपा रहना, श्वास प्रक्रियाएं, बिजली, छाती, कान, अंगों में जकड़न, त्वचा, नेत्र, नखों तथा मलमूत्र में सफेदी का दिखाई देना, अंगों अर्थात गर्दन, छाती तथा पेट में छींक, रक्त होने वाली कीटिकाओं, सफेद वर्ण की फुंसियों का निकल जाना, अर्थात बुआई तथा अगर शरीर में इनमें से कोई 2, 4, 5 लक्षण हैं और लंबे समय तक हम इन समस्याओं को फेस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो हमारी समस्या है वो कफ की है और कफ जीर्णावस्था में है। तो यहाँ पे जीर्ण जवर की चिकित्सा करने की जरूरत है जी। वो आगे जब चिकित्सा स्थान में पढ़ेंगे तो वहाँ हम पढ़ेंगे कि जीर्ण जवर की चिकित्सा कैसे होती है। तो इसमें पहला पॉइंट आया है जी, भोजन के प्रति अरुचि का होना। हम पढ़ रहे हैं कफज जीर्ण जवर। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका कफ का शरीर है और लंबे समय से वो अरुचि की समस्या फील कर रहा है, यानी कि जो उसकी भूख है वो खुल के नहीं है, भूख महसूस नहीं हो रही है। तो कौन से गुण के कारण, कौन सा गुण डोमिनेट रहेगा जी, किन गुणों के कारण कफ वाले व्यक्ति में ये अरुचि की समस्या बनेगी? कोई भी साथी बता सकता है जी? हम पढ़ रहे हैं कि कफ के शरीर में अरुचि होना, किन गुणों के कारण कफ के शरीर में अरुचि रहेगी जी? ठीक है, और ठीक है, और ठीक है,
ये देख रहे हैं किसको किन किन कौन कौन से गुण याद है। तो व्यवहारिक रूप से इसमें सभी गुण ऐसे हैं जी जो अगर सम प्रमाण से बढ़ जाएंगे तो वो अग्नि को मंद करने वाले हैं। चाहे वो आपका स्निग्ध हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो पिछिल हो, चाहे वो मंद हो, चाहे वो स्थूल हो, चाहे वो सांदर हो, जितने भी कफ के गुण हैं सभी गुण अग्नि मंद करने वाले हैं। अगर ये सम प्रमाण से बढ़े रहेंगे तो ये अरुचि की समस्या पैदा करेंगे। तो यहाँ हम समझ पा रहे हैं कि जी शरीर कफ का है, उसमें बुखार आया, उसकी संपूर्ण और विधिवत चिकित्सा नहीं हुई तो फिर वो जीर्ण अवस्था में चला जाता है। कैसे कैसे चला जाता है? जब उसकी संपूर्ण और विधिवत चिकित्सा नहीं होती और बुखार में अग्नि मंद रहता ही है। अग्नि मंद होने के कारण बुखार बनता है और उस बुखार को केवल दबाया गया है, ना तो वहाँ पे अग्नि मंद की चिकित्सा करी गई है, बुखार की संपूर्ण चिकित्सा हुई जिससे कि पूरे अंदर से स्त्रोतस है, जो दूष्य है, जो स्थान दूषित हुए हैं जैसे कि आमाशय है, इनकी कोई शुद्धि नहीं हुई है। और दूसरा बुखार एक संकेत लेके आया था कि आपके शरीर में वात पित्त कफ में से जिसका बुखार आया उसका इनबैलेंस बिगड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कफ का इनबैलेंस बिगड़ा हुआ था, यानी कि कफ के गुण बढ़े हुए थे। जब तक उन गुणों को बैलेंस नहीं करेंगे तो ये समस्या चलती रहेगी। दूसरा पॉइंट है जी शरीर में जड़ता। कोई व्यक्ति कफ का है और लंबे समय से वो कमर में, घुटनों में, पिंडलियों में, पूरे शरीर में जड़ता महसूस कर रहा है तो किन गुणों के कारण उनको ये समस्या होगी? बताओ जी कोई भी साथी कि शरीर में कफ के शरीर में जड़ता किन गुणों के कारण रहेगी? ठीक है, कोई और साथी इससे नया विचार हो जी किसी का? स्थूल और शीत दोनों का मिक्सअप होगा, क्योंकि अकेला स्थूल है और शीत नहीं आई तो जकड़न नहीं रहेगी। स्थूल के कारण ठीक है व्यक्ति पड़ा रहेगा, आलस उसमें रहेगा, थकावट जल्दी बनेगी, बिना काम किए थकेगा, काम के प्रति मन नहीं लगेगा उसका, लेकिन जकड़न शीत गुण के साथ ही आएगी। शरीर में कफ के कोई भी गुण बढ़े हैं, चाहे गुरु बढ़ा है, चाहे पिछिल बढ़ा है, चाहे स्थूल बढ़ा है, चाहे सांदर बढ़ा है, चाहे स्निग्ध बढ़ा है, जब इनके साथ शीत का मिलन होगा, शीत का मिक्सअप होगा तो शीत जकड़ देगा जी शीत गुण। यानी कि कफ के अपने गुण बढ़े हुए हैं और उनके साथ जब शीत गुण बढ़ेगा तो वो जकड़ने का काम करेगा। तो अब भारी व्यक्ति है और लंबे समय से उसको अंग विशेष में या संपूर्ण शरीर में या मैक्सिमम पार्ट में अगर जकड़न की समस्या है तो इसका मतलब है कि उसका जो अवस्था है वो कफ जीर्ण जवर की अवस्था है जी। अगला पॉइंट है रसवाही और स्वेदवाही स्त्रोतों में रुकावट। ये किन गुणों के कारण होगा जी? कौन से गुण कफ में विकृत है जिसके कारण रसवाही और स्वेदवाही स्त्रोतों में रुकावट है जी? सब अपना अपना दृष्टिकोण बताओ जी। 2-4 साथियों ने ही नहीं बोलना है, बाकी भी बताओ जी। पिछिल, हाँ हाँ उसी को बोलते हैं। आपने बोला मंद, पिछिल और ठीक है। ठीक है जी। कफ का काम है किसी भी अंग में कफ जब फंसेगा तो वहाँ ब्लॉकेज करना, वहाँ पे रुकावट पैदा करना, उस स्थान को ढक देना, तो ये सभी कार्य है कफ के। अब कफ के मेनली गुण पिछिल अगर बड़ा है, पिछिल मतलब क्या है? भारी है, चिकना है और सरकने वाला नहीं है। पिछिल गुण बड़ा है, स्थिर गुण बड़ा है, स्थूल गुण बड़ा है, सांदर गुण बड़ा है,
और मंद गुण भी है। ये सभी गुण ऐसे हैं जो बढ़ेंगे, खासकर ये वाले जो अभी बोल रहे हैं, ये बढ़ेंगे, सम प्रमाण से अधिक रहेंगे, तो ये जहाँ भी रुकेंगे, फंसेंगे, वहाँ ब्लॉकेज करेंगे, वहाँ रुकावट पैदा करेंगे। तो इस तरह से ये रसवाही और स्वेदवाही। रसवाही मतलब कि अपना जीव को बोला गया है जी रस वह स्त्रोतस। जीभ पे कोई भी द्रव्य आप रखते हो तो जीभ पे लगते ही पता चल जाता है कि इसमें कैसा टेस्ट है, यानी कि रस का बोध कराती है जीभ। और यहाँ पे है बोधक कफ, जो बोध कराने का काम करता है। तो जब कफ के गुण बढ़ जाएंगे तो ये टेस्ट चला जाएगा जी। और स्वेदवाही स्त्रोतों में रुकावट, स्वेद यानी कि पसीना। जब कफ के ये गुण शरीर में बढ़े हैं, इनमें से कोई भी गुण, तो फिर वो स्वेद को भी रोकने का काम करेंगे। खासकर जब मेद शरीर में अधिक बढ़ जाता है, यानी कि पिछलता आ जाती है, तो ये पिछल, स्थूल, सांदर, मंद, स्थिर, गुरु, ये सभी है जो ब्लॉकेज पैदा करने वाले हैं, रुकावट पैदा करने वाले हैं। अगला पॉइंट है जी कि शरीर में जब कफ का जबर रहेगा तो इसमें वेग है, जो टेम्परेचर है वो मंद रहेगा जी, और पित्त में हाई टेम्परेचर रहता है, और वात में विषम रहता है जी, कभी हाई कभी मंद, तो अस्थिर रहता है इसमें तापमान। अगला है मुख से लार का निकलना। ये बताओ जी कि शरीर में ऐसे कौन से गुण बढ़े हैं जिनसे ये संप्राप्ति बन रही है। और कोई साथी जी? ठीक है जी, कोई और साथी का विचार हो जी? लार यहाँ पे कफ के गुण के कारण बनेगी जी, क्योंकि कफ, हाँ, कफ में जो द्रव है वो स्निग्ध है जी और शीतल है, और पित्त में जो द्रव है वो उष्ण है और स्निग्ध है वहाँ पे भी। तो यहाँ पे कफ के गुण के कारण जब आपके मुंह का टेस्ट चला गया है, बोधक कफ डिसबैलेंस हो गया है, अग्नि मंदता है, शरीर में आम बना हुआ है, और आम बना हुआ है तो उस केस में अधिक बलगम का आना और ये मुंह में लार का आना, ये रहेगा जी। इसमें ऐसा आता है कि जब अग्नि मंद रहती है, जैसे कि राजयक्ष्मा रोग होता है, टीबी होता है, टीबी में क्या होता है कि सातों धातुओं की अग्नि मंद रहती है, और इसमें व्यक्ति जो कुछ भी खाता है उससे सीधा बलगम ही बनती है जी, रस धातु ना बन के अकेला बलगम ही बनती है। अंदर सात पेट की अग्नि मंद है, सातों धातुओं की अग्नि मंद है, तो यहाँ पे जो कुछ भी खाता है व्यक्ति, कुछ भी खाएगा तो उसमें बलगम ही बनती है और बलगम ही निकलती रहती है। ऐसा ही बहुत से केस में, बहुत से रोगियों में ऐसा होता है कि जब उनको जुखाम होता है तो पहले 2 दिन जब जुखाम अपने प्रकोप पे होता है जी, वहाँ पे अगर आप देखेंगे जिन व्यक्तियों को कफ अधिक बढ़ने की समस्या है, वहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 दिन उनको बिल्कुल लंघन करवाओगे, कुछ भी नहीं खिलाओगे, तो भी उनकी 2 दिन की पहली अमावस्था में ही उनकी छाती में बहुत सारा कफ इकट्ठा हो जाता है, कफ बढ़ जाता है। अगर वो कफवर्धक कोई आहार विहार का सेवन कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। अगर वो बिल्कुल दाल, सूप या ये लेते हैं तो भी पहले 2 दिनों में वहाँ पे कुछ भी खाएं या लंघन करें, फिर भी उनको बलगम बनता ही बनता है जी। तो इस तरह से कफ वालों को, कफ के जो ये गुण हैं, खासकर पिछिल है और स्निग्ध है
इनके कारण जब बोधक कफ अग्नि मंद रहेगी आम बनेगा और बोधक कफ आपका बिगड़ जाएगा, कोई टेस्ट नहीं रहेगा। और ये संप्राप्ति लंबे समय तक, जब एक तो है कि आपके शरीर में आम बनता है जी पेट में, वो आम जब धातुओं में फैल जाता है तो उसको सामावस्था बोलते हैं। तो जब साम अवस्था में धातुओं तक कफ के गुण चले जाएंगे तो इस तरह की संप्राप्ति बनेगी जी, मुख से लार का निकलना। अगला पॉइंट है मुख के स्वाद का मीठा होना। इसमें क्या कारण रहेगा जी? ठीक है, और किसी साथी का कोई सवाल जी? और किसी साथी ने कुछ बोलना इसके ऊपर कि मुख में मीठापन ही क्यों रहेगा? ठीक है, मधुर अम्ल लवण रस का अधिक सेवन करेंगे तो शरीर में कफ बढ़ेगा, और बढ़ा हुआ कफ है जो वो मधुर रस का ही एहसास कराएगा। मधुर अम्ल लवण क्योंकि ये भारी है, ये चिकने रस है, इनका अधिक या निरंतर सेवन किया जाएगा तो शरीर में कफ बढ़ेगा, और वो बढ़ा हुआ कफ क्योंकि इन गुणों के सेवन करने से बढ़ा है तो वो बढ़ा हुआ कफ मुंह में हर समय मीठापन का एहसास कराएगा। अगला है हृदय प्रदेश में कफ की अधिकता से ऐसे लगना जैसे हृदय लिपा हुआ हो या वहाँ पे गीला कपड़ा रख दिया हो। ये स्थिति कब होगी और किन गुणों के कारण होगी? इसमें कौन से गुण प्रभाव डोमिनेट रहेंगे जी? ठीक है, और कोई साथी जी? ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में किसी व्यक्ति ने कफवर्धक आहार विहार का सेवन किया है और उसको ज्वर आया है और ज्वर की संपूर्ण और विधिवत चिकित्सा नहीं की गई है, स्त्रोत शुद्धि वहाँ पे नहीं हुई है, बाद में गुणों को बैलेंस करने की चिकित्सा नहीं की है, तो ऐसी स्थिति में जब लंबे समय से व्यक्ति ऐसी समस्या फील कर रहा है कि वो उसके हृदय में उसको भारीपन लग रहा है लंबे समय से, और ये अवस्था है तो उसको समझ लो कि जो उसका कफ है वो जीर्णावस्था में है। अब जब शरीर में कफ के पिछिल स्निग्ध गुण जरूर आएगा, यहाँ पे पिछिल स्निग्ध गुरु स्थिर ये गुण बढ़े हुए हैं, तब ऐसा लगेगा कि हृदय में भारीपन है, हृदय गीले कपड़े से ढक दिया हो। अगर लंबे समय से किसी को ये संप्राप्ति चल रही है तो उसने घबराना नहीं है, उसने देखना है कि उसका जो अवस्था है वो कफ के जवर की अवस्था है और उसकी वहाँ पे चिकित्सा करनी है। यहाँ से फिर कौन कौन से रोग हो सकते हैं जी? कोई भी साथी बताएगा अगर कोई व्यक्ति इस तरह की समस्या फील कर रहा है तो इस व्यक्ति को कौन कौन से रोग हो सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल। तो इस तरह के व्यक्ति को बीपी होगा जी, हाइपोथायराइड होगा, लंबे समय तक अग्निमांद की समस्या हो सकती है, गुर्दे और पित्ते में पथरी हो सकती है, अंत में किडनी फेलियर हो सकता है, और इनमें से एक भी सिम्टम अगर सामने है तो बाकी सब भी आने वाले हैं। अगला पॉइंट है जी श्वास और प्रतिशय। श्वास यानी कि सांस रोग होना। अगर कफ वाले व्यक्ति को, भारी व्यक्ति को लंबे समय से श्वास रोग की संप्राप्ति चल रही है
तो उसका मतलब है कि वो केवल श्वास रोग ना होकर उसका जो कफत जबर है वो जीर्णावस्था में है और उसकी चिकित्सा करनी है। कोई साथी बताएगा जी कि वात वाले में श्वास रोग में क्या संप्राप्ति रहती है और कफ वाले में श्वास रोग में क्या संप्राप्ति रहती है? ठीक है, ठीक है, अच्छा बताया है। इससे और अच्छी संप्राप्ति बता सकता है जी कोई कि वहां पे हो क्या रहा है, किसने क्या कर रखा है वहां पे? ठीक है, ये बिल्कुल अच्छा बताया, रेशम जी ने भी अच्छा बताया था। लेकिन वहां पे क्या हो रहा है जिसके कारण की श्वास की संप्राप्ति हो रही है? ऐसा क्या फंसा हुआ है वहां पे? ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा बताया जी। ये भी कुल मिला के एक दूसरे को, सभी ने एक दूसरे के पॉइंटों को जोड़ा है। ये यही समझना है जी, एक पतले व्यक्ति में श्वास रोग है तो वहाँ पे क्या करना है, एक भारी व्यक्ति में श्वास रोग है तो अंदर क्या चल रहा है वहाँ पे क्या करना है। अब एलोपैथी तो दोनों के लिए सेम ही ट्रीटमेंट रखता है जी, लेकिन आयुर्वेद में दोनों के लिए अलग ट्रीटमेंट रहेगा क्योंकि अलग गुण बढ़े हैं, अलग हेतु रहे और ये व्यक्ति जड़ से ठीक हो जाते हैं अगर समय पे समुचित चिकित्सा हो तो। अब कफ वाले में क्या होता है जी? कफ वाले में कफवर्धक आहार विहार का सेवन किया है जिससे कफ के गुण बढ़े हुए हैं और वहाँ पे कफ फंसा हुआ है जी, और उस कफ ने वायु के मार्ग को घेरा हुआ है जिससे श्वास लेने और छोड़ने में समस्या फील कर रहा है व्यक्ति। तो यहाँ चिकित्सा होगी कि कफ के गुणों को बैलेंस करने की। और पतले व्यक्ति में क्या है? पतले व्यक्ति में वात प्रकोप अधिक है, वायु प्रतिलोम है और स्वतंत्र रूप से वात प्रकोप होने के कारण श्वास की संप्राप्ति बनी है। इस अध्याय के बाद जब हम पांचों वायु का डिटेल पढ़ेंगे ना जी, तो आप लोगों को समझ आएगा। जैसे कि नाभि से नीचे का जो पार्ट है जिसको अपान वायु बोलते हैं, वहाँ पे दो महाभूत रहते हैं जी, और समान वायु का जो क्षेत्र है यहाँ पे भी दो महाभूत हैं, और प्राण वायु का जो क्षेत्र है यहाँ पे भी दो महाभूत है, और उदान वायु का जो क्षेत्र है यहाँ पे भी दो महाभूत है। जैसे कि समान वायु में अग्नि और वायु, वहाँ पे दो महाभूत है, और प्राण वायु में, प्राण वायु का क्षेत्र कौन सा है जी? कोई साथी बताएगा? हाँ जी, हाँ, नाभि से ऊपर से और छाती तक का ये पोर्शन है हमारा प्राणवायु का। यहाँ पे दो महाभूत है, जल और वायु। अब अगर यहाँ पे जल बढ़ गया है तो शरीर में स्निग्धता बढ़ गई है, कफ बढ़ जाएगा जी। बढ़ा हुआ कफ वायु के मार्ग को रोकेगा श्वास लेने में और छोड़ने में। और इस पोर्शन में अगर वायु बढ़ गई है तो उसने क्या किया है जी? उसने कफ को सुखा दिया है, जो स्निग्धता है, जो जल है। तो जब स्वतंत्र रूप से वात बढ़ा होगा इस क्षेत्र में तो उसने स्निग्धता को सुखा दिया है, तो पहले सूखी खांसी बनेगी, फिर उसकी लंबी संप्राप्ति रहेगी और फिर वो श्वास रोग में बनेगा जी। तो यहाँ पे जल और वायु दो महाभूत है। अगर जल अधिक बढ़ेगा तो कफ वाली खांसी बनेगी, कफ वाला श्वास रोग बनेगा जी। इस पोर्शन में अगर जल की अधिकता रहेगी, और इस पोर्शन में अगर वायु की अधिकता रहेगी तो वो जल को, स्निग्धता को सुखा देगी, सुखा देगी, तो फिर वहाँ पे
स्वतंत्र रूप से वात का प्रकोप है, सूखी खांसी होगी और फिर पतले व्यक्ति को श्वास का रोग होगा जी। तो इस तरह से पतले व्यक्ति में और भारी व्यक्ति में सांस रोग होता है जी। समझ में आया जी सभी को? हाँ जी, हाँ जल महाभूत बढ़ गया है जी वहाँ पे। तो इस पोर्शन में ये दो महाभूत समपरिमाण में रहने चाहिए। जब ये समपरिमाण से अधिक बढ़ जाएंगे, एक बढ़ेगा तो दूसरे का क्षय होगा, ये स्वाभाविक है। कफ बढ़ेगा तो वायु का यहाँ पे क्षय रहेगा, वायु बढ़ेगी तो वो कफ को सोखा देगी। तो इसी तरह से इन वायु की जब हम डिटेल पढ़ेंगे ना जी, तो पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति में क्या हो रहा है। इसी तरह से फिर हमारा नाभि के आसपास का जो पोर्शन है समान वायु का, समान वायु में भी दो महाभूत हैं, वायु और अग्नि। अगर यहाँ पे अग्नि अधिक बढ़ेगी तो फिर पित्त के उष्ण तीक्ष्ण द्रव गुण बढ़ेंगे, और यहाँ पे वायु अधिक बढ़ेगी तो वो अग्नि को मंद कर देगी या विषम कर देगी, जैसे वात वाले में होता है। और कफ वाले में क्या संप्राप्ति रहेगी? अगर प्राणवायु के क्षेत्र में कफ बढ़ा है तो वो कफ जब वहाँ अधिक बढ़ा है तो फिर कफ का स्वभाव है कि वो अकेला ऊपर तो आएगा नहीं, नीचे भी जाएगा। तो वो बढ़ा हुआ कफ जब समान वायु के क्षेत्र में पहुँचेगा तो वहाँ पे भी वो अग्नि को मंद करेगा जी। तो इस तरह से वात वाले में, पित्त वाले में और कफ वाले में अग्नि की स्थिति रहती है। अगर यहाँ पे वायु महाभूत बढ़ेगा तो अग्नि विषम रहेगी जी, जैसे वायु महाभूत की गति रहेगी। अगर यहाँ पे अग्नि महाभूत बढ़ेगा तो अग्नि तीक्ष्ण रहेगी जी। और यहाँ पे अगर कफ बढ़ा हुआ है प्राण वायु के क्षेत्र में और उसमें भी कफ के गुरु, स्थिर, पिछिल, स्थूल, संदर, अगर ये गुण बढ़े हुए हैं तो फिर वो नीचे की तरफ जाएगा तो वह अग्नि को ढक देगा जी, और फिर इनको लीवर फैटी भी आएगा जी। तो इस तरह से अग्नि प्रभावित होती है वात, पित्त और कफ से। और एक व्यक्ति की संप्राप्ति जैसे हमने पढ़ी थी, कोई व्यक्ति बहुत भारी है, अकेला मेद बढ़ता चला जा रहा है, तो उस मेद ने वायु और पित्त दोनों का मारक रोग किया है, तो कफ वाले के अंदर भी भस्मक रोग होगा जी, कि उसको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, खाता चला जाएगा लेकिन संतुष्ट नहीं होगा और अकेला मेद बढ़ता चला जाएगा। आप बहुत से लोगों में, भारी व्यक्तियों में ऐसा भी देखते होंगे कि उनको हर समय कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। दो तरह की संप्राप्ति बन सकती है, एक अग्निमंता और एक अग्नि तीक्ष्ण होना। तो अग्नि तीक्ष्णता में क्या है कि जितना खाएगा वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, उसको तृप्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे मेद ने वायु और पित्त का मार्ग घेरा हुआ है और वायु ने पित्त को अधिक तेज कर दिया है, तो जो खाएगा वो भस्म होता चला जा रहा है और दूषित मेद ही बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे ही फिर अपान वायु में भी दो महाभूत होते हैं, पृथ्वी और वायु जी वहाँ पे। अब आप देखते हैं कि वो क्षेत्र है वायु का यानी कि वात का, लेकिन बहुत सी महिलाओं में क्या होता है कि नाभि से ऊपर का जो शरीर है वहाँ पे थोड़ा पतलापन होता है और नीचे वाले पोर्शन में हैवीनेस होता है, ज़्यादा भारीपन बढ़ा रहता है। यहाँ नीचे वाले पोर्शन में अधिक भारीपन बढ़ा रहता है और ऊपर वाले पोर्शन में भारीपन है लेकिन उसकी तुलना में कम है। तो इसमें क्या है जी कि वायु की जगह पे पृथ्वी महाभूत बढ़ गया है, तो उस बढ़े हुए पृथ्वी महाभूत ने वहाँ पे फिर कफ के गुण बढ़े हैं, जिसके कारण वहाँ पे मासिक धर्म कम आएगा, मासिक धर्म का फ्लो कम होगा और फिर जो यूट्रस है उसकी होल्डिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। पहले गर्भ कंसीव ही नहीं हो पाएगा तो वो गिरता रहेगा। तो ये तब होगा जब वायु की जगह पे पृथ्वी महाभूत अधिक बढ़ गया है। और ऐसे ही फिर अपना उदान वायु का क्षेत्र है, तो यहाँ पे है वायु और वायु, ये दो महाभूत हैं। तो इस तरह से पांचों वायु की जब हम डिटेलिंग पढ़ेंगे तो हमें हर रोग की संप्राप्ति अच्छे से समझ आ जाएगी जी, कहाँ पे क्या हो रहा है। कुछ हिंट मिला जी, कुछ जैसे थोड़ा सा डिस्कस किया है, समझ में आया? तो ये रहेगा जी इसमें। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि किसी व्यक्ति को हृदय में
ऐसा महसूस होना कि कफ की अधिकता है और हृदय कफ से लिपा हुआ है या ढका हुआ है या गिल्ला कपड़ा उसके ऊपर रख दिया है या भारीपन वो महसूस कर रहा है हृदय में और लंबे समय से ऐसी समस्या महसूस कर रहा है, तो उसकी जो स्थिति है, जो कफ है वो बढ़ा हुआ है और वो जीर्णावस्था में है। और यहाँ पे जल महाभूत अधिक बढ़ गया है, प्राणवायु का जल महाभूत, तो उसकी चिकित्सा करने की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से अभी तक हमने ये जो कफ की समस्याएं पड़ी है, इनमें से कोई एक दो और या ज़्यादा समस्याएं फील कर रहा है, तो उसने घबराना नहीं है कि हो क्या रहा है। तो वहाँ पे संप्राप्ति आप सभी अब अच्छे से ढूंढ सकते हो कि जो उसका कफ है उसमें लंबी संप्राप्ति रही है जी। जब लंबी संप्राप्ति रही है, जबर इत्यादि आए हैं, उसको दबाया गया है और ये कफ के गुण बढ़े हैं, तो ऐसी संप्राप्ति बनी है और इन गुणों की चिकित्सा करना ही चिकित्सा है जी। अब जैसे इतना कुछ डिटेलिंग हमने चर्चा करी है, अब तो नहीं किसी के मन में डाउट बचा होगा कि जी बीमारियां क्यों और किस तरह से कैसे बड़ी बीमारियां होती है। अब तो सबका क्लियर हो गया होगा जी। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है जी आयुर्वेद को पढ़ के। देखो कितना डिटेल में जा रहे हैं जी, कितना डीप में, कि हर व्यक्ति में किस तरह से संप्राप्ति बनती है। और आगे वायु को पढ़ लोगे तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा जी आप लोगों में, जब पांचों वायु के हम महाभूतों को पढ़ेंगे तो। बहुत सरल है जी, इतना सरल है आयुर्वेद, देखो हर व्यक्ति को समझाया जा सकता है जी, जिसका इंटरेस्ट है। तो आयुर्वेद में इसी तरह से संप्राप्ति समझी जाती है किसी भी बीमारी में, कि भाई अंदर हो क्या रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है और कहाँ पे कैसे काम करना है। तो ये हमने पढ़ा कि श्वास और प्रतिशाय, यानी कि श्वास रोग कैसे बनेगा कफ वाले में, और वात वाले में श्वास रोग कैसे बनेगा। और प्रतिशाय, हाँ प्रतिशाय यानी कि जुखाम, बार बार जुखाम बनना, जल्दी जल्दी जुखाम बनना, लगातार छींके रहना, इस तरह की समस्या को बोलते हैं प्रतिशाय नजला जी। आगे है मिचली, मिचली यानी कि बेचैनी रहना। ये किस तरह से बेचैनी रहेगी, कफ वालों को क्यों रहेगी जी बेचैनी, कोई भी साथी बताओ ये। हाँ जी बोलो बोलो, पूरी संप्राप्ति बोलो जी। ठीक है, और कोई साथी बोलना चाह रहा हो जिस पे। वायु का मार्ग जो है वो ये देगा, तो वायु का मार्ग गिर जाने के कारण जो है श्वास जो है वो कम आती है, इस वजह से उसको बेचैनी। ठीक है, और कोई साथी जी। एक कारण ये भी है और एक कारण ये भी है कि जब शरीर में कफ अधिक बढ़ा हुआ है, कफ के गुण अधिक बढ़े हुए हैं, तो वहाँ पे जब तक वो कफ नहीं निकलेगा तो वो व्यक्ति बेचैनी ही फील करेगा, एक पॉइंट। और दूसरा कि जब उसके अंदर कफ अधिक बढ़ा हुआ है और दूषित कफ बढ़ा है, उस दूषित कफ ने आपकी रक्त वाहिनियों में ब्लॉकेज पैदा कर दी है। जैसे कि एक पाइप होता है जिससे आप गार्डन में पानी देते हो, जब वो नया होता है तो बहुत अच्छे से फ्लो चलता है, वैसे ही हमारे शरीर की स्थिति है कि जब हम युवावस्था में होते हैं तो हमारी रक्त वाहिनियों में ब्लड अच्छे से फ्लो करता है, लेकिन जैसे ही समय के साथ उस पाइप में काई लग जाती है, तो ऐसे ही समय के साथ जब गलत आहार विहार से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, यूरिक एसिड, ये दूषित रूप में बढ़ा हुआ कफ रक्त वाहिनियों में जमता है, तो रक्त को फ्लो करने के लिए स्पेस कम मिलता है, जिससे कि आपको हाई बीपी की समस्या बनती है। हाई बीपी की समस्या बनेगी तो व्यक्ति को खुशी रहेगी कि बेचैनी रहेगी। हाँ, तो बेचैनी रहेगी। तो इस तरह से संप्राप्ति कि भाई कफ इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जब तक उसको वमन ना कराया जाए, कफ ना निकाला जाए, तब तक बेचैनी रहेगी।
और कफ जब जीर्णावस्था में है, जैसे बीपी टाइप की समस्या में भारी व्यक्ति को, तो वहाँ पे रक्त वाहिनियों में आपका दूषित कफ जमने से, ब्लड के लिए रास्ता कम मिलने से, तो वहाँ पे क्या होगा जी, आपका हाई बीपी की समस्या बनेगी। और ये संप्राप्ति लंबे समय तक बनी रहेगी तो आपका जो हृदय है वो स्थूलता आ जाएगी, जिसमें एक्टिवनेस की कमी रहेगी, तो हृदय में धड़कन है जो वो घट जाएगी, श्वास लेना मुश्किल होगा, अस्वस्थ महसूस करोगे, तो भी बेचैनी ही रहेगी। तो ये संप्राप्तियाँ इस तरह से रहेगी। और कोई व्यक्ति अगर लंबे समय से इसको फील कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी जो अवस्था है वो कफ की है और उसका कफ जीर्णावस्था में है, जिसके कारण ये समस्या पैदा हुई है। अगला है छर्दी। छर्दी यानी कि उल्टी का होना। उल्टी कब होगी जी? कोई भी साथी बताइए जी कि उल्टी कब होगी? वायु का वेग जो है विषम होगा और नीचे की तरफ ना होकर के ऊपर की तरफ होगा, और जल को यदि तो कफ वाले में उल्टी का होना, उसका भी कारण यही है कि जब शरीर में कफ अधिक बढ़ा हुआ है, कफ वर्धक आहार विहार के सेवन से अंदर आम बना हुआ है और वो आम अधिक बढ़ता चला जाएगा, तो उसमें कुछ ना कुछ वोमिटिंग के रूप में निकलता रहेगा। वायु के साथ वो प्रभावित होता है, वायु प्रभावित होता है। यहाँ पे जी आपके प्राण वायु में कफ की अधिकता है, यानी कि जो आमाशय का स्थान है, आमाशय में कफ अधिक है, तो आमाशय में पेस्ट ही अच्छा नहीं बनेगा, उसके साथ जो कफ मिक्स होके जाएगा वो नीचे समान वायु को भी अग्निमंद करेगा। और यहाँ पे आमाशय में क्लेदक कफ अधिक बढ़ गया, यहाँ पे कफ की प्रधानता है, इसलिए वोमिटिंग होगी। आमाशय में और प्राण वायु के स्थान पे यहाँ पे कफ अधिक बढ़ा हुआ है, इसलिए वोमिटिंग होगी। और जब वो अग्नि स्थान पे पहुंचेगा तो फिर वो अग्नि को मंद करेगा। अगला पॉइंट है जी कास। कास यानी कि खांसी कैसे होगी कफ वाले को, ये आपने समझ लिया है कि प्राण वायु के क्षेत्र में जल महाभूत की अधिकता होना, तो यहाँ पे कास होगी। और ये जो अधिकता है, ये जब लंबे समय तक कफ की शुद्धि ना हो पाएगी, नहीं निकल पाएगा, कफ के गुणों को बैलेंस में नहीं किया जाएगा, तो फिर ये श्वास रोग में बदलेगा। तो कफ वाले को कास होना यानी कि प्राण वायु के क्षेत्र में जल महाभूत की अधिकता है, और वात वाले को कास होना यानी कि प्राण वायु के क्षेत्र में वायु महाभूत अधिक बढ़ गया, उसने जल को सुखा दिया है, स्निग्धता को सुखा दिया है। या किसी भी व्यक्ति को सूखी खांसी होना मतलब कि प्राण वायु के क्षेत्र में वहाँ पे वायु महाभूत अधिक बढ़ गया है, और इसमें अनुलोमन भी अच्छा नहीं मिलेगा जी, यानी वायु प्रतिलोम भी रहेगी। इसी तरह की संप्राप्ति बनती है हृदय रोग में। जो हृदय रोग बनेगा किसको? वात वाले को। वात वाले को हृदय रोग बनेगा तो क्या होगा जी, वायु महाभूत जब अधिक बढ़ गया है, तो जिस तरह से वो जल महाभूत को सुखा रहा है, तो ऐसे ही वो हृदय और दूसरे अंगों की स्नेहांश को सुखा के वहाँ पे समस्या पैदा करेगा। तो वात वालों में हार्ट का जो दर्द होगा, प्राण वायु की स्निग्धता सूख जाने से, वहाँ पे वायु प्रकोप का अधिक बढ़ जाने से, और ये सब तभी होगी जब वायु प्रतिलोम होगी। सूखी खांसी भी अधिक वेगवान तभी बनेगी जब वायु प्रतिलोम होगी, क्योंकि अनुलोम होगी तो वो निकलती चली जाएगी। तो इस तरह से वात वालों में जो हार्ट अटैक आएगा वो वहाँ पे वायु प्रकोप के कारण आएगा, क्योंकि उसने स्निग्धता को सुखा दिया है। और कफ वालों को हार्ट अटैक आएगा तो वहाँ पे कफ के कारण, मार्ग अवरोध होने के कारण, ब्लॉकेज होने के कारण वहाँ पे हार्ट अटैक आएगा जी। समझ पा रहे हो जी? दोनों में वात में, एक मिनट जी, वात में वायु स्वतंत्र रूप से बलवान है, और कफ में वायु का मारक कफ ने घेर लिया है, जो असहनीय वेदना और पेन पैदा करेगा। हाँ जी, अब बोलो। यानी जो वात वाले में जो प्रतिलोम हो गया है हार्ट का पेशेंट, तो केवल चिकित्सा में उसका अनुलोम
हाँ, चिकना उसकी पूरी हिस्ट्री जब आप देखोगे ना जी, उसको अग्नि विषम रहेगी, पहले दीपन पाचन अनुलोमन अच्छा करना है, फिर उसकी चिकित्सा रहेगी स्नेहन, स्वेदन, अनुवासन बस्ती और निरोहण बस्ती, बस इतनी ही चिकित्सा रहेगी जी। हर तरह से शरीर में शुद्ध चिकनाई देनी है, वो लगाने में, वो पिलाने में, वो बस्ती में, वो नस्य में, हर तरीके से शुद्ध चिकनाई उनको देनी है। तो जब पांचों वायु को और आप पढ़ लोगे तो फिर आपको किसी व्यक्ति की नाड़ी देखने की जरूरत नहीं है जी। सामने वाले व्यक्ति के शरीर को देख के आप उसकी संप्राप्ति को समझ जाओगे कि किस जगह पे कौन सा महाभूत बढ़ा है, किस वायु के क्षेत्र में क्या बढ़ा है। आप शरीर देख के भी बीमारी को पहचान सकते हो। ये एक खासियत है गुण चिकित्सा की। वैसे तो गुण के आधार पर शरीर को देखेंगे तब भी पता चल जाता है, गुण के आधार पे वो अपनी समस्याएं बताएगा तब भी पता चल जाता है। और जब आप पांचों वायु की डिटेलिंग पढ़ लेंगे, किस वायु का क्या कार्य है, कहाँ पे कौन कौन सी वायु है, कौन कौन से महाभूत है, वो कैसे कार्य कर रहे हैं, कैसे उनमें बाधा आ रही है, तो फिर किसी भी व्यक्ति की नाड़ी देखने की जरूरत नहीं रहेगी, आप वैसे भी शरीर देख के भी पहचान सकते हो। तो वात वाले में हार्ट अटैक आना, वहाँ पे स्वतंत्र रूप से वात बलवान है। और वात वाले में बीपी, हाई बीपी बढ़ना, वहाँ पे स्वतंत्र रूप से वात बलवान है। और वात वाले में सांस रोग होना, वहाँ पे स्वतंत्र रूप से वात बलवान है। और उसने तीनों ही केस में सुखाने का काम किया है, धातुओं को, स्नेहास को, जिससे प्रकोपित वायु ने बीपी में क्या किया, ब्लड सर्कुलेशन को अधिक फास्ट कर दिया है। और श्वास में श्वास के वेग को बढ़ा दिया है जी, श्वास जल्दी फूलेगा क्योंकि स्निग्धता है ही नहीं, वायु इतनी प्रकोपित है। और हार्ट अटैक में कि उसने सुखा दिया है हर स्नेहास को, जिससे कि हृदय धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। और कफ में, कफ के कारण मार्गावरोध होने के कारण हाई बीपी बनेगा। दोनों में हाई बीपी रहेगा, पतले व्यक्ति में और भारी व्यक्ति में, दोनों के कारण अलग है, हेतु अलग है, संप्राप्ति अलग बन रही है, और चिकित्सा भी दोनों में अलग ही रहेगी। आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जी इसको हाई बीपी क्यों बन रहा है, पतले व्यक्ति में हाई बीपी, भारी व्यक्ति में हाई बीपी। एलोपैथी तो इतनी अंधी चिकित्सा है कि दोनों को एक ही टैबलेट पकड़ा देंगे। और वात वाला तो ठीक होना नहीं है, वो तो जल्दी से असाध्य रोग की तरफ चला जाएगा, क्योंकि वहां तो संप्राप्ति ही अलग बन रही है। कफ वाले में वो कुछ ना कुछ टाइम तक उसका टाइम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से संप्राप्तियां बननी हैं और इस तरह से यहाँ पे काम होना है। किसी का कोई सवाल बन रहा हो जी? यहाँ पे सभी को अच्छे से समझ आ रहा है जी? अमित जी आपको? इसके बारे में जी फिर आप वीडियो बिल्कुल भी नहीं सुनते हो जी। एक बार पहले क्लास में डिस्कस किया था, फिर इसका मैंने वीडियो के अंदर वो संप्राप्ति डाली हुई थी कि कैसे कैसे होता है। टाइम निकाल के फास्ट गति से एक बार वीडियो दोबारा सुन लिया करो जी। इसमें ये है कि शरीर में कफ मेद बढ़ा हुआ है। आपको दो तरह के व्यक्ति मिलेंगे। एक व्यक्ति जो भारी है, उसको बहुत अधिक भूख लगती है, कुछ भी खाने को देते चले जाओ तो उसको तृप्ति नहीं होती। और एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो भारी है, जिसको अग्निमन चल रही है। कभी आपने इस तरह के दोनों व्यक्तियों को देखा है कि एक तो कितना भी खिलाते चले जाओ फिर भी खाता चला जाता है जी? देखा है जी आपने? हाँ, तो उसमें है कि मेद ने वायु और पित्त का मार्ग रुका हुआ है, वायु और पित्त को अवरोध किया हुआ उनका मार्ग, जिससे कि वायु पित्त को बढ़ाती चली जा रही है, उसको अधिक भूख लगती जा रही है, तृप्ति नहीं हो रही और अकेला मेद ही बढ़ता रहता है। तो इस तरह के व्यक्तियों में भी किडनी फेलियर आता है। हाँ जी, तो वहाँ पे ये संप्राप्ति रहती है। अब क्या नहीं समझे हो आप बताओ ये? अब मेरे को थोड़ा सा क्लियर हो पा रहा है कि अग्नि जो है ना, वो शक्ति सॉरी तो वात जो है, वायु जो है, वो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है
हाँ जी, क्योंकि हमने अभी क्या डिस्कस किया, समान वायु में दो महाभूत है, कौन से, अग्नि और वायु। तो वहां पे अब अग्नि है, अग्नि वायु के बिना जल ही नहीं सकती जी। आप कहीं पे भी बिना ऑक्सीजन के आग पैदा कर सकते हो जी। तो यही पेट की समान वायु की स्थिति है। जब वहां पे वायु बैलेंस में रहेगी तो ही अग्नि है जो वो सम परिमाण में रहेगी, आदर्श स्थिति में रहेगी। अगर वहां पे अग्नि वायु बढ़ गई है, वायु है ही नहीं, तो अग्नि मंद होगा। और अब लोगों ने क्या किया जी, जब ये ड्रामा चला था, खूब अपने मुंह पे वो कपड़ा लगाया जी। तो क्या हुआ कि बहुत केस में सांस के रोग भी हुए, अग्नि मंदता भी हुई। क्यों अग्नि मंदता हुई? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन ही नहीं पहुँचेगी। अपनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, उसी को वापस सूंघे जा रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं, उसी को लिए जा रहे हैं। तो पेट की अग्नि है जो, वहाँ पे वायु जितनी आदर्श स्थिति में रहेगी उतनी ही अच्छी रहेगी वायु। अब वहाँ पे हो क्या रहा है जी, कफ इतना बढ़ गया है, वेद इतना बढ़ गया है कि उसने दोनों को ही वहाँ पे रोक दिया है। अब भारी व्यक्ति में पेन क्यों होता है? क्योंकि कफ ने मार्ग अवरुद्ध कर दिया है, वायु अनुलोम नहीं है। पतले व्यक्ति में पेन क्यों होता है? क्योंकि स्वतंत्र रूप से वात का प्रकोप है जी। अब हुआ जी क्लियर? यहाँ पर जो चिकित्सा होगी वो वायु को अनुलोम करना होगा और कफ मात्रा। वहाँ पे यहाँ पे जो चिकित्सा होगी, मेद की चिकित्सा करनी है जी। मेद हटेगा तो वायु अनुलोम होगी। तो बाकी संप्राप्तियां हुई क्लियर? ठीक है। तो आयुर्वेद इतना डिटेल में जाता है जी, इतना बेसिक में कि शरीर में वात बड़ा है, पित्त बड़ा है कि कफ बड़ा है, उसमें गुण कौन से बड़े हैं, और फिर किस जगह पे कौन सा महाभूत बड़ा है, और फिर ऋतु क्या है। इन सब का निष्कर्ष निकलने के बाद किसी व्यक्ति की चिकित्सा होती है। और आज के समय में किसी भी व्यक्ति को इस तरह का इलाज नहीं मिल पा रहा है जी। इसी के अभाव में उनके जो छोटे रोग हैं वो जल्दी असाध्य स्थिति में पहुंच रहे हैं, और फिर जल्दी बुढ़ापा लोगों को आ रहा है, और जो उम्र है वो 100 से घट के 60 पे आ गई है जी। क्योंकि खान पान अच्छा नहीं है, खाने का टाइम अच्छा नहीं है, फिर समस्या हो गई है तो उसके लिए कोई समाधान नहीं है जी। बीएमएस डॉक्टर भी एलोपैथी औषधियाँ इस्तेमाल करते हैं जी आयुर्वेद में। बीएमएस डॉक्टर भी जी, एमडी डॉक्टर भी, बहुत ज़्यादा डॉक्टर। हाँ हाँ जी। इसमें दोनों ही कारण है जी। अब आपने आयुर्वेद को पढ़ा है, अब आयुर्वेद को पढ़ने के बाद आपका टारगेट क्या है वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। अभी आप लोगों ने इतना कुछ पढ़ा है, अभी हम सूत्र स्थानम को पूरा पढ़ेंगे, निदान स्थानम को पूरा पढ़ेंगे, और चिकित्सा स्थानम को पूरा पढ़ेंगे। तो हमें समझ आएगा कि जब तक व्यक्ति अपने आप को नहीं बदलना चाह रहा है तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते, और वो समय लेके ही ठीक होगा जी, जब तक गुण बैलेंस में होंगे। तो आज के टाइम में अगर आपका टारगेट ये है कि मैंने व्यक्ति को संपूर्ण चिकित्सा देनी है, तो उसमें लगेगा जी समय, और लोगों के पास आज के टाइम में समय नहीं है। तो इसलिए बहुत से चिकित्सक ये सोचते हैं कि लोगों के पास पूर्ण चिकित्सा लेने का अभाव है, इसलिए वो काम चलाऊ चिकित्सा उनको दे देते हैं कि भाई अब आयुर्वेद में अगर आप पूरी तरह से पूरा शास्त्रोक्त चिकित्सा करोगे तो दिन में आपके पास खींच के 5 ही पेशेंट आएंगे। अगर लाइन भी लगेगी तो चिकित्सा 5 ही लेंगे जी उनमें से। बुखार में भी लोग रेस्ट नहीं करते हैं जी, बुखार में 2 दिन ना लंघन करते हैं, तो बुखार में भी समय नहीं देना चाहते। तो वो कंडीशन ऐसी होती है
कि उन डॉक्टरों के पास पूर्ण ज्ञान नहीं है और उनका टारगेट ये नहीं है कि जी हमने रोगी को पूरी तरह से स्वस्थ करना है। अब जिसका टारगेट ये होगा तो वो रोगी को छोड़ देगा जी। जो उनके पास पूर्ण चिकित्सा लेना चाहेगा उसी को ही चिकित्सा देना चाहेगा। अब उनके सामने समस्या ये आ जाती है, ये कंडीशन ज़्यादातर उन डॉक्टरों के पास आती है जिन्होंने बीएमएस प्राइवेट कॉलेज से किया हो, भारी भरकम वहाँ पे 15-20 लाख रुपए अपनी फीस लगी है, अब उसको कवर करना है। अब आप धीमे आए इस तरीके से इलाज करोगे तो धीमा रहेगा, क्योंकि कम पेशेंट ही पूरा इलाज ले पाएंगे। अब वो आराम देने के चक्कर में बस इस तरह की चिकित्सा देते रहते हैं जी, तो उनका टारगेट बड़ा नहीं है। मेरे संदेह हाँ जी, बिल्कुल सही बात है गुरु जी। तो बिल्कुल ये शास्त्र से पढ़ेगा, जिसको जैसे आपने गुरुओं के बारे में पढ़ाया, तो वो तो एलोपैथी देने की सोचेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है क्या नुकसान करेगा। और दूसरा जो संपूर्ण इलाज नहीं करना चाहता, वो सही बात है, वो उसको मना ही करते हैं। भाई उस रोगी को छोड़ दो, वो रोगी फिर भी आएगा, हर जगह घूमने के बाद आएगा। बिल्कुल जी। तो आयुर्वेद को पूरा डिटेल में समझने के बाद आप रोगी को, जब रोगी आया है तो उसकी स्थिति के बारे में शुरुआत में बता सकते हो कि भाई आपका रोग साध्य है कि असाध्य है, और आप इतने समय में जाके ठीक हो गए। अब पेशे से मन टिका के जड़ से ठीक करना है तो आप ट्रीटमेंट ले लो। हम बल्कि उससे सीधा सवाल पूछो कि भाई कोई रोगी आया है, आपने दवाई खानी है कि ठीक होना है। वो बोलेगा दवाई खानी है, दवाई तो आप बाहर भी खाते आ रहे हो, यहाँ भी खा लो, कोई फ़ायदा नहीं मिलना। ठीक होना है तो फिर हमारे अनुसार चलना पड़ेगा जी। तो उसके सामने दो ऑप्शन रख दो कि दवाई खानी है कि ठीक होना है। अगर उसने बोलना है दवाई ही खानी है तो आप दे दो, आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी उस चीज़ का। कि भाई ने तो पहले ही बोला था आपने दवाई खानी है, ठीक तो होना ही नहीं था। और जब ये ऑप्शन रखोगे तो उसको अंदर से हीट भी करेगा, उसको लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आप ही ऐसा बोलोगे, बाहर तो उसको हर कोई दवाई ही देता मिलेगा। तो अपने रोगी को बोलना है कि दवाई खानी है कि ठीक होना है। ठीक होना है तो ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा, दवाई खानी है तो खा लो, कुछ होने वाला नहीं है। तो ऑप्शन रोगी के सामने रख देने हैं। जिसके अंदर संयम होगा तो वो पूरा इलाज भी लेगा और ठीक भी होगा, संयम नहीं होगा तो वो पहले ही भाग जाएगा। अगर इस तरीके से कोई इलाज करेगा तो भीड़ नहीं लगेगी जी उसके पास, और वो फिर जल्दी के चक्कर में इस तरह से आप बीएमएस डॉक्टर भी एलोपैथी ट्रीटमेंट करते हैं, जल्दी से रिलैक्स देने के चक्कर में, ठीक नहीं करने के चक्कर में, केवल रिलैक्स देने के चक्कर में। बिल्कुल सही बात है। जो काफ़ी वैसे बात मैंने देखा है, लाइन लगी रहती है उनको, मैं देखो ये तो काफ़ी मेरा व्यस्त है। जैसे पेशेंट का सुनाने जो लक्षण बताए, उसने पेशेंट ने ऐसी दवाई दे दिया, ठीक हुआ नहीं, ठीक हुआ तो अच्छी चिकित्सा करता है, वहाँ भी बिल्कुल उसको पास वही आएगा जो अपने हाथ खड़े कर दिया, वो ठीक होना चाहता है। बिल्कुल जी। और आपने भी सामने ऑप्शन रखने हैं कि भाई दवाई खानी है कि ठीक होना है, तो उसको लगेगा कि हाँ कुछ बोल रहे हैं। दवाई खानी है तो भाई पहले भी खा रहे हो, यहाँ भी खा लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है। ठीक होना है तो ये ट्रीटमेंट रहेगा। जैसे मैंने है तो वही अपने सिलेबस से आउट ऑफ पॉइंट किया। जैसे किसी के शरीर में, जैसे जो यहाँ पे बात करूँगा मैं पुरुषों की, महिलाओं की ऐसा होता है, जैसे जो कोरिया वगैरह होता है, पुरुषों में होता है दांत की समस्या, या उनकी वीर्य का पतला हो जाता है। तो इसकी आयुर्वेद में क्या चिकित्सा है? ये बिल्कुल भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है जी। ये जो आज हाँ, इससे तो आउट ऑफ सिलेबस है बिल्कुल। इसको आगे जब अपान वायु को पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आ जाएगा। एक में संप्राप्ति रहेगी पुरुषों में कि जब शरीर में अग्नि और वायु अगर ये दोनों बड़े रहेंगे तो ये इस तरह की संप्राप्ति रहेगी जी। क्योंकि वायु का काम है शुक्र को मेल्ट करके बाहर निकालना जी, और अग्नि का काम है उसको गर्मी देना जी। तो जब दोनों ही अग्नि और वायु मिलती है तो इस तरह की संप्राप्ति बनी है। वहाँ पे देखेंगे या तो फिर पित्त बड़ा है शरीर में या वायु बड़ा है, इन दोनों में से कुछ ना कुछ बड़ा है जी। जैसे कि आपने गुणों के आधार पे समझा भी है, अगर कफ बड़ा होगा तो वहाँ पे क्या होगी, स्थूलता होगी जी, जिसके कारण इरेक्शन में कमी होगी। वहाँ तो ये संप्राप्ति बनेगी ही नहीं। ये पित्त और वात जिनके शरीर में बड़ा है वहाँ पे बनेगी जी। आदि गुरु, ये दो चीज़ें होती हैं।
हाँ, ये 2 चीज़ें रहेगी। और महिला, हाँ जी, शरीर में पित्त और वायु दोनों ही बढ़ेंगे, बिल्कुल। कहीं भी शुगर दिख नहीं पा रहा और इसका जो पतलापन रह रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ज़्यादातर ये पेशेंट भी ज़्यादा इस पेशेंट को कभी ना कभी जॉइंटिक्स होता है। हाँ, जॉन्डिस के बाद तो जी बिल्कुल ही मिलती है ये, और यहाँ तो बहुत केस ऐसे भी मिलते हैं शुक्राणुनील होते हैं जी, जब उसकी संपूर्ण और विधिवत चिकित्सा ना किया जाए। इसमें वायु और पित्त का ही बैलेंस करना पड़ेगा जी। इसमें देखना पड़ेगा कि किस तरह की स्थिति है। वात है तो पहले दीपन पाचन करो, फिर उसको स्नेहन स्वेदन बस्ती अनुवासन और निर्वहन और उत्तर बस्ती भी देनी पड़ेगी जी। और फिर इसमें कुछ मेडिसिन आती है, जैसे कि गोपाल कृष्ण कानडा की वीर्य स्तंभन वटी आती है जी, बहुत अच्छी है। उसके साथ अगर हम अपना वो एक मेडिसिन का नाम याद नहीं आ रहा है, पुष्प धनवा रस, हाँ, पुष्प धनवा और वीर्य स्तंभन दोनों को देंगे तो पुष्प धनवा है जो वो शुक्र को गाढ़ा करती है, अगर किसी को पतला होने के कारण शुक्र निकल रहा है, और वीर्य स्तंभन है उसको धारण करने का काम करती है जी। तो मूल तो चिकित्सा में यही है कि पित्त और वात की चिकित्सा करनी है, उसके बाद ये स्तंभक औषधियाँ है और शुक्र को गाढ़ा करने वाली औषधियाँ है जी। तो इस तरह का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा। इसमें पहले पित्त और वात की चिकित्सा करनी है, फिर उसमें शुक्र का धारण करना है। अब वायु तो तभी बैलेंस में आएगी जब उसमें दीपन पाचन करके स्नेहन स्वेदन अनुवासन निर्वहन और उत्तर बस्ती देंगे जी। बिल्कुल भी नहीं बननी है जी, बिल्कुल भी नहीं बननी है। बिल्कुल भी नहीं बननी है। और इसमें आपने वो देखना है कि वीर्य पतलापन हुआ है या फिर वायु का वेग है, क्या स्थिति है। तो इसमें फिर गाढ़ा भी करना है, स्तंभन औषधि भी देनी है। तो पहले पित्त और वात की चिकित्सा करते हुए जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। विक्रम जी ने अनुवासन बस्ती ली है। विक्रम, आप अपना कुछ अनुभव बताओ कि आपने कितने दिन अनुवासन बस्ती ली है, उस दौरान कोई तकलीफ भी आई तो क्या हुई, और फायदा मिला तो क्या मिला। एक मिनट रुकना, 1 मिनट, अब बोलो जी। ठीक है। शीरबला और शतावादी अनुवासन तेल भेजा था आपके पास, बस्ती के लिए कौन सा तेल दिया था। प्रसारणी तो मालिश के लिए दिया था वो तो। शीरबला नहीं, तेल तो आपको शीरबला या फिर शतावादी ही दिया होगा। हाँ, शीरबला और शतावादी ये दोनों थे अनुवासन बस्ती के लिए। तो हाँ जी, ठीक है। तो ये है, इन्होंने बस्ती ली तो इनका अनुभव जी। पहले इन्होंने अपनी समस्या को समझा जी, फिर अपने दिनचर्या को ठीक किया उसके हिसाब से, फिर इन्होंने दीपन पाचन अनुलोमन किया, और फिर जाके इन्होंने बस्ती ली। और बस्ती लेने से अब ये फायदा है जी जो इन्होंने इनको बोला है। बस्ती लेने से पहले क्या करना अगर आपने दीपन पाचन अच्छा कर दिया है तो आप डायरेक्ट भी दे सकते हो, और स्नेहन स्वेदन कर दीपन पाचन अनुलोमन अच्छा है तो आप डायरेक्ट भी अनुवासन बस्ती दे सकते हो जी, उसका नुकसान नहीं है अगर दीपन पाचन अनुलोमन अच्छा हो गया है तो।
और स्नेहन स्वेदन करके दोगे तो वो अति उत्तम है जी। मतलब इसका कोई मतलब पिछड़ा विधान है अनुवासन बस्ती जैसे आप बोलते हैं इसी तो ये कोई भी ले सकता है? हाँ, ये कोई भी ले सकता है जी, घर पे भी ले सकता है इसको, तो अनपढ़ लेडीज भी लेती है जी जो चिकित्सा के लिए। इसमें कोई फंसने वाला चांसेस नहीं है इसमें, तो बल्कि ऐसा करवा देते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि दीपन पाचन अनुलोमन कर दो, उसके बाद उनके लिए उनको एक दिन पेट साफ करने की मेडिसिन दे दो। जैसे कि वात वालों के लिए आप मिश्रक स्नेह कैप्सूल दे दो या गंधर्व हस्त तेल कैप्सूल दे दो। ये क्या है, ये रेचन कर देंगे एक दिन, और स्निग्ध है तो ड्राइनेस भी पैदा नहीं होने देंगे, तो वात पे एक दिन पेट साफ अच्छे से हो जाएगा, तो उसके बाद आप बस्ती दे सकते हो अनुवासन, उसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है जी। ये करके भी सेफ रहेगा। हाँ, और दीपन पाचन अनुलोमन करके भी आप डायरेक्ट दे सकते हो जब अनुलोमन अच्छा है, और स्नेहन स्वेदन करके दे तो अति उत्तम है। ये तीनों ही ऑप्शन है जी, और इसको हर कोई व्यक्ति अपने घर पे ले सकता है। और इससे गुरुजी शरीर का साइज बढ़ना मतलब शुरू हो गया, जैसे मतलब चेस्ट की चौड़ाई वगैरह एक्सरसाइज करते ना इतनी बढ़ती थी, जैसे 103 सेंटीमीटर से 107 सेंटीमीटर लगभग 10-12 दिन वो वेट तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन पैर वगैरह जैसे भारी भारी बात का शरीर था ना, कमजोर था, मतलब कुछ सा महसूस हो रहा है और पूरे दिन ऐसे एनर्जी सी रहती जैसे मैं थकता ही नहीं। ठीक है, चलो यही होना चाहिए कि व्यक्ति थके ही ना। इसका मतलब है ये अनुवासन ही रहता है इसका, अगर पेशेंट है तो उसको अलग से दी जा सकती है। अनुवासन मतलब हर रोज प्रतिदिन ली जाने वाली, अनुवासन को ही मात्रा बस्ती भी बोलते हैं, कि आप हर रोज 60 ml ले रहे हो या 120 ml ले रहे हो, तो रात को सोते समय ली जाने वाली बस्ती, ताकि रात भर वो अंदर रुके जी। कितने दिन के लिए? 10 दिन, 12 दिन या 15 दिन? ये पेशेंट के ऊपर है। ये आप कितने दिन तक भी दे सकते हो जी पेशेंट को। आप लगातार 1 महीना भी दे सकते हो, लगातार 3 महीने भी दे सकते हो जी। जो वात की महिला है और कंसीव कर ही नहीं पा रही है जी, अनुवासन बस्ती को बहुत ज़बरदस्त फायदा करेगा। तो समस्या के हिसाब से इसको प्रतिदिन भी दिया जा सकता है जी। इन्होंने फोटो भेजे थे जी ग्रुप में, अगर आपने देखे हो तो वहाँ पे एक सीरीज है, उसके आगे एक लाल सा कैथेटर लगता है, फिर तेल भरना होता है, फिर उससे बस्ती लेनी होती है। तो इस बस्ती को लगातार 1 महीना दिया जा सकता है, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने भी लगातार दे सकते हैं अनुवासन बस्ती को। वो रोगी देख लेगा जी, वो अब जैसे इन्होंने 10-12 दिन लिए, तो ये अपने आप को फर्क महसूस कर रहे हैं, अपने आप में बदलाव महसूस कर रहे हैं। अब आगे ये ऑब्जर्वेशन में ले सकते हैं कि इसमें मैंने कितनी मात्रा रखनी है और कब क्या हो रहा है। अब अग्नि और ज़्यादा अच्छी हो गई विक्रम जी। और एक चीज जैसे आपकी हथेलियों को और पैरों के तर्कों का रंग लाल लाल सा हो गया, जैसे बढ़ गया हो, रक्त में सुधार आ गया है। जैसे सफेद सफेद से थे ना, मतलब ठीक है जी, लाल लाल रंग के हो गए थे, जैसे देखते हैं पैरों के तरफ। देखो जी कितना डिफरेंस, मतलब बस्ती कहाँ कहाँ किस तरह से काम कर रही है, कितनी फास्ट है। इसलिए ही कुछ आचार्य ने इसको आदि और कुछ ने संपूर्ण चिकित्सा बोला है। नहीं, ग्रंथ में भी विधान है और कंपनी वालों ने भी नाम दिए हैं। तो ये सभी तेल जो मैक्सिमम में बस्ती वाले या पंचक्रम वाले बताता हूँ, ये वैद्यरत्नम कहते हैं जी। तो जिस महिला को पीरियड आने से 1 सप्ताह पहले ही पेन होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है, या मासिक धर्म के दौरान बहुत ज़्यादा पेन हो, उनके लिए अनुवासन बस्ती है जो वरदान के समान है जी। प्रियंका जी कुछ आप भी बता दो, ताकि एक कॉन्फिडेंस बढ़े जी कि हाँ ये इस तरह से प्रैक्टिकली काम करती है। आ रही है जी, आ रही है। अब आवाज कट गई जी आपकी।
अभी आ रही है जी। हाँ जी हाँ जी, अब क्लियर आ रही है जी, आ रही है जी आवाज़। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलो। तो बस्ती का उपयोग वात और पित्त के लिए बहुत ज़रूरी है जी, और कफ के लिए फिर कफ के अनुसार बस्ती लेना। और विक्रम जैसे इसको लेने के बाद आप एक काम करना, सहचर आदि तेल की, अकेले सहचर आदि तेल की बस्ती लेना आप कम से कम 10-15 दिन, और 15 दिन उसको लेने के बाद फिर से ऑब्जर्वेशन देखना जी, बहुत ज़बरदस्त काम करेगी जी सहचर आदि तेल की बस्ती। और जिन रोगियों को वात के रोगी हैं और उनको किडनी फेलियर है, वहाँ पे सहचर आदि बस्ती तेल का उपयोग बहुत ही कारगर है जी। या फिर कफ के व्यक्ति है और वहाँ पे कफ की समस्या घोर रूप से इकट्ठी हो गई है, तो फिर वहाँ सरसों का तेल उसमें ऐड करके देना जी। आप बस्ती का इस्तेमाल करके देखो जी, 1 महीना बस्ती लेके देखो, जीवन ही बदल जाएगा। जैसे इन्होंने तो 15-20 दिन ही लिए विक्रम ने तो, और प्रियंका जी को जब शाम वाली क्लास में, हाँ जी हाँ जी, और प्रियंका जी को पिछले महीने बताया था, हालांकि रेगुलर नहीं ले पाई, लेकिन जैसे भी लिया उससे भी बहुत बड़ा फायदा हुआ जी। तो इसलिए आचार्यों ने इसको आधी या संपूर्ण चिकित्सा बोला है जी बस्ती के बारे में। वात वालों के लिए गर्मियों के समय में पहले इस्तेमाल करो जी शीरबला तेल या सतावादी अनुवासन तेल, पहले ये इस्तेमाल करने हैं और फिर सहचर आदि दे सकते हैं जी। तो अगला पॉइंट है जी, हाँ जी हाँ जी, ये वात और कफ के लिए है बस्ती जी स्पेशल। अकेले वात में भी दे सकते हैं, और कफ है तो वहाँ पे इसके साथ सरसों का तेल का मिक्सअप करना, इसके बारे में पढ़ाऊंगा जी मैं, अष्टांग हृदय में लिखा हुआ है। तो आप ये इस्तेमाल करना शुरू, ये चिकित्सा शोधन चिकित्सा करना शुरू करो जी, तो आप और गुणों के हिसाब से आप बिल्कुल बीमारी की जड़ पे पहुंच जाओगे। अगला पॉइंट है जी त्वचा, नेत्र, मुख, मल मूत्र, इन सब में सफेदीपन का अनुभव रहना, और लंबे समय से अगर आप किसी व्यक्ति में ऐसी संप्राप्ति देख रहे हो तो इसका मतलब है कि उसका जो समस्या है वो जीर्णावस्था में है, और कफ है वो जीर्णावस्था में चला गया है जी। अगर लंबे समय से किसी को आंखों में, नाखून में, त्वचा में, मूत्र में सफेदी है तो अगला पॉइंट है जी पेटिकाओं का, यानी फुंसियों का और गांठ का बनना और उनमें जल्दी पाक ना होना। तो ये सब सिम्टम अगर किसी व्यक्ति में चल रहे हैं तो हम आयुर्वेद के अनुसार उसको समझ रहे हैं कि उसकी जो समस्या है वो जीर्णावस्था में है, और उसकी समस्या कफज जीर्ण जवर के रूप में है, यानी कि उसके शरीर में बुखार बिगड़ा हुआ है जी। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट कि शरीर में कफज जीर्ण जवर रहेगा तो क्या लक्षण रहेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा कि नव जवर कैसे पैदा होता है, फिर किस तरह से वो जीर्ण जवर में बदलता है। कल हम पढ़ेंगे कि जी विषम जवर क्या है और उसकी पहचान कैसे करें, किन लक्षणों और पहचान के आधार पे हम माने कि जो
हमारा बुखार है वो विषम अवस्था में चला गया है और वो रस धातु में गया है कि रक्त में गया है कि मांस में गया है या अस्थि मेद में गया है या अस्थि मज्जा में चला गया है, तो ये पढ़ेंगे जी हम कल। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो रख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। सभी को अच्छा लग रहा है जी? सभी की आत्मा प्रसन्न हो रही है जी? सब आयुर्वेद की, असली आयुर्वेद की ताकत को महसूस कर पा रहे हो? कितना पवित्र है जी आयुर्वेद। और आजकल की चिकित्सा कितनी उल्टी सीधी चल रही है जी। तो आप सब लोग अपने आप को बड़े लेवल के लिए तैयार करोगे। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं जैसे अमित है, रेशम जी है और बाकी है, इनके लिए तो बहुत आसान है जी। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी क्या है, नोट्स बनाओ। नोट्स बना के पहले अपने आप से सवाल करो कि इसमें हो क्या रहा है, दिमाग में पिक्चर बनाओ। फिर अगर आप किसी रोगी को देखोगे तो उससे एक बार चर्चा करोगे। अगर अगला नहीं इंटरेस्टेड है तो आपने उसकी समस्या बता दी तो भी वो आ जाएंगे। आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे विक्रम जी आप जानते होंगे, ये अपने जो JSM में नरेंद्र विद्यार्थी है, तो हाँ जी, एक बार अम्बाला में इनका मीटिंग चल रही थी तो मैं वहाँ चला गया। मैंने सुशील को बोला ये बहुत इनके मतलब अच्छे प्रवक्ताओं में से है और बहुत अच्छा बोलते हैं। तो ये बड़ा लंबा भाषण उन्होंने दिया और शरीरवाद का है। तो मैंने सुशील को बोला यार इनको शरीर में बल लाने की ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला इनको आँव बनता है, तो वहाँ इसके उस पर काम करने की ज़रूरत है क्योंकि ये अच्छे प्रवक्ता है, अच्छे बोलते हैं और ज़रूरत है इनकी समाज को। तो अब जैसे सुशील आया था ट्रीटमेंट के लिए, अब सुशील का दीपन पाचन अच्छा हुआ तो फिर ये इनको भी लेके आए। फिर मैंने बोला कि यार उनको भी लेके आओ, उनको भी ज़रूरत है। हालांकि उनसे कभी मेरा संवाद नहीं हुआ, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति में देख पा रहे हो ना, चाहे अगला बात कर रहा हो या ना कर रहा हो कि भाई इसके अंदर ये संप्राप्ति है, तो एक बार आप चर्चा कर लो तो अगले को समझ आएगी हाँ मेरे अंदर ये चल रहा है, तो वो ट्रीटमेंट ले लेगा। तो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए तो है ही आसान। जो नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने अभी करना है, वो अच्छे से शास्त्र को पढ़ो, एक एक शब्द को पढ़ो कि इसमें क्या कहा गया है। अच्छे से नोट्स बनाओ और जो नोट्स बने हैं पहले अपने से पूछो कि इसमें क्या हो रहा है, क्या मैं समझ पा रहा हूँ कि एक पतले व्यक्ति में क्या हो रहा है, भारी में क्या हो रहा है, और फिर आप चिकित्सा के लिए अपनी तैयारी करो। कौन बनाते हैं जी? अच्छा, नरेंद्र विद्यार्थी से मिले थे। ठीक है, नहीं वो नहीं बनाते जी, नरेंद्र विद्यार्थी नहीं बनाते। हाँ हाँ वो नहीं बनाते जी।